पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऊपर से देखोगे तो प्रोटेस्ट मोस्टली इन्फ्लेशन कि महंगाई बढ़ रही है, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं कि अधिकार नहीं है, प्रॉपर पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। लेकिन ये ऊपर की कहानी है, इसके अंदर प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इन सारी चीज़ों का बड़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि 10th क्लास का भी कोई बच्चा है तो समझ जाएगा वो। अब ये पूरी सिचुएशन समझने के लिए ना थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें करनी पड़ेंगी। बात है 1947 की, और आज जो कश्मीर का पूरा मुद्दा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, वो भी कहीं ना कहीं उसी से ही कनेक्टेड है। 1947 के टाइम में ये तो सभी को पता होगा कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसकी वजह से जो कश्मीर का पार्ट है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वो इंडिया का पार्ट बन गया था। अब ये सारा कुछ लीगली हो रहा था और ये ब्रिटिश क्राउन की देखरेख में हो रहा था, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन पूरा देखरेख कर रहे थे अच्छे से। लेकिन उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर अकेला सिंगल पार्ट नहीं था, गिलगिट बल्टिस्तान एक अलग पार्ट था। हालांकि वो महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी में ही आता था, वो रूल किया जाता था ब्रिटिश क्राउन द्वारा। और गिलगिट बल्टिस्तान में एक फोर्स होती थी गिलगिट स्काउट्स करके। इस फोर्स का जो कमांडर होता था वो ब्रिटिशर्स तय करते थे कौन होगा। और उस टाइम पे 1947 के टाइम पे जो कमांडर था वो था मेजर विलियम ब्राउन। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह साइन हो गए और जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन गया, तब मेजर विलियम ब्राउन ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्या किया कि जो एरिया है गिलगिट बल्टिस्तान वो 99% मुस्लिम एरिया है, और उसको ये बताया गया वहाँ के लोगों द्वारा कि ये अब हिंदू रूल के अंदर जा रहा है और ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेजर विलियम ब्राउन ने अपनी जो गिलगिट स्काउट्स की फौज थी वो, और जम्मू कश्मीर की एक स्टेट फोर्स हुआ करती थी वो, इन दोनों ने मिलकर उस टाइम के वहाँ के जो गवर्नर थे घनसारा सिंह, उनको पहले तो गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया और फिर उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया। अब जो कुछ लोग वहाँ पे थे ऑफिशियली, जो मुस्लिम्स थे ऑफ कोर्स, जैसे एक कर्नल था अब्दुल माजिद, उसको भी बेचारे को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो विद्रोह के फेवर में नहीं था, वो चाहता था कि चीज़ें लीगली चले। और विलियम ब्राउन ने ये सारा गवर्नर वगैरह को हटाने के बाद वो पहुंच गया कराची, और पाकिस्तान को पूरा गिलगिट बल्टिस्तान उसने सौंप दिया। अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गिलगिट बल्टिस्तान आया और उसने पूरा चार्ज ले लिया। ये सिनेरियोस क्रिएट हुए। उसके अलावा जो कश्मीर में हुआ वो एक अलग स्टोरी है। अब ये स्टोरी मैंने बताई क्यों आपको, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना स्टैंड स्टार्टिंग से लेके आज तक लिया है ना, वो सारा इसी स्टोरी के आसपास का ही लिया है। आप सिंपली ये समझो कि वो सक्सेसफुल हो गए विलियम ब्राउन को कन्विंस करने में अपने ही ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कि भाई 99% जो है वो मुस्लिम एरिया है और ये हिंदू रूल के अंडर जा रहा है। और यही स्ट्रेटेजी इन्होंने आगे कई सालों तक चलाई, और इस स्ट्रेटेजी को चलाने के चक्कर में इनको ये भी दिखाना था कि जो पीओके है, आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया, वो आज़ाद है। इसीलिए वो इसे अभी आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं कि वो आज़ाद है। ऐसे ही जो इंडिया के पास कश्मीर है वो भी इनकी टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, इंडिया को कश्मीर छोड़ देना चाहिए। बाद में जब कश्मीर पूरा आज़ाद हो जाएगा तो हम उसे घेर लेंगे, उस पर हमला करके या जैसे भी उसे अपना पार्ट बना लेंगे। यही टोटली स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रही थी, और यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी जाके वो इसी बात पे ही कन्विंसिंग करा करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगिट बल्टिस्तान है, ये बस नाम के आज़ाद है, क्योंकि इसके अंदर जो लोगों को राइट्स मिले हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि वो राइट सिर्फ पावरलेस है, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन वो बताने से पहले मेरे को आपसे 1 मिनट का टाइम चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि मैं कोई भी ऐसी कंपनी प्रमोट नहीं करता जो किसी भी बंदे को हार्म करे या उसका बेनिफिट ना करे। तो जो भी मैं सोच समझ के कंपनी चूज करता हूँ, उससे मैं कोशिश करता हूँ कि यार उसे प्रमोट करूँ, वो दिल से प्रमोट करूँ बढ़िया करके, और वो अंदर से फीलिंग भी आती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी बढ़िया है तो सभी का ही विन विन सिनेरियो है, तो सभी का फायदा होना चाहिए। अब ऐसे ही अपने चीनू भाई हैं, अब तो काफी क्लोज हो गए, बातें होती हैं फोन पे भी, जल्दी ही मिलना भी होगा। तो चीनू भाई हक्की पिक्की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक आदिवासी कम्युनिटी है कर्नाटक की। मोदी जी ने भी इनके बारे में बोला हुआ है। ये लोग आदिवासी ऑयल बनाते हैं, और इनके लिए प्रमोशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके खुद के ही बाल, हमारे यहाँ इतने लड़कियों के बाल नहीं होते जितने शायद इनके लड़कों के बाल होंगे, तो इनके खुद के ही बाल, इनके खुद टेस्टिमोनियल्स हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में इनके साथ काफ़ी स्कैम्स वगैरह भी हुए, क्योंकि ये लोग इतने दुनिया के साथ इतनी तेज़ी से नहीं भाग रहे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आई, इनको पता नहीं था। अब लोगों ने क्या किया कि इनके फोटोज़ वगैरह उठा लिए और तेल की जगह कुछ भी मिला मिलू के और पैकेजिंग करके और बेच रहे थे। ये बेचारे तो अपना घर घर जाके पहले बेचा करते थे, अब ई-कॉमर्स वेबसाइट आ गई तो इनको अब पता चला। तो अगर किसी को भी आप में से बालों की सेहत का ध्यान रखना है, बालों का झड़ना रोकना है, या जो भी बालों की नरिशमेंट करनी है, तो भाई ये ऑयल आप जरूर यूज करके देखना। आदिवासी ऑयल है, आयुर्वेदिक हब से बनाते हैं ये। लेकिन जब भी ऑर्डर करो तो डायरेक्टली फोन नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना। और जब कॉन्टैक्ट करोगे ना तो बातचीत भी थोड़ी बहुत हो गई तो एक्सेंट वगैरह से समझ जाओगे कि हाँ ये भी ओरिजिनल वाले हैं, और इन्हीं से ही ऑर्डर करना। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। अब प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर यानी कि पूरा जो पीओके का एरिया है, वहाँ के लोगों के पास पाकिस्तानी सिटीजन्स के बराबर भी राइट नहीं है।
पाकिस्तान वाले दुनिया को ये दिखाना चाहते थे, यूएन को ये दिखाना चाहते थे कि भाई ये आज़ाद एरिया है। इसी वजह से इस पूरे एरिया का पीओके का अपना एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अपना ही सुप्रीम कोर्ट है, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्रॉपर असेंबली वगैरह सब कुछ अलग है। लेकिन ये सिर्फ नाम के हैं, इनके पास पावर्स नहीं है। मोस्टली पीओके के एरिया को रन करा जाता है कश्मीर काउंसिल नाम की एक बॉडी द्वारा। इस बॉडी में 6 बंदे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 8 बंदे पीओके की असेंबली से आते हैं। पहली चीज तो 6 बंदे नॉमिनेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इंडिया में भी सेंटर का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नर, और उसको भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं होती है। यहाँ इन्होंने 6 बंदे डाल दिए, वो भी इलेक्टेड बंदे नहीं, नॉमिनेटेड बंदे, मतलब खुद से ही चूज करते हैं। और इस पूरी कश्मीर काउंसिल की जो बॉडी है, इसको हेड कौन करता है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। ये तो हुई पावर की बात। ऊपर से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि पाकिस्तान जब चाहे वो पीओके के एरिया को अपने एरिया में मिला सकता है। और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो पीओके में असेंबली के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है इलेक्शंस में, वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जो पाकिस्तान का जो कंट्रोल है पीओके के एरिया पे, उस पे कोई भी सवाल हो। इनफैक्ट उनसे एफिडेविट तक साइन कराए जाते हैं कि भाई आप कुछ बोलोगे नहीं। अब ये सब तो है ही, पावरलेस तो ऑलरेडी कर ही दिया। साथ में पीओके के एरिया में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चूज करने के लिए वोट या ऐसा कोई भी उनके पास पावर नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो असेंबली है, सीनेट बोल देते हैं, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गिलगिट बल्टिस्तान या आज़ाद कश्मीर का नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान तो सोई ये करता है कि हमारी टेरिटरी ही नहीं है ये एरिया। उनकी प्रोविंसेस में सिर्फ 4 प्रोविंसेस है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। कहने का मतलब कि पीओके में आटा महंगा होता रहे, नौकरियां ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना ही आए, इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए, उनके पास कोई पावर नहीं है किसी भी टाइप के डिसीजन लेने की कि भाई पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पीओके का एरिया हो, इन सारे के रिसोर्सेस मिला मिलू के उन सारे रिसोर्सेस को यूज करके सब कुछ पंजाब में बांट दिया जाता है। बलूचिस्तान भी पूरा मसला ऑलमोस्ट इसी मुद्दे पे चलता रहता है और पीओके का भी सेम ही सीन है। पीओके में झेलम नीलम प्रोजेक्ट के तहत 3200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर का, जो प्रोड्यूस करी जाती है, लेकिन उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का शेयर है वो पीओके के सिटीजन्स को ही नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो उसी दाम पे मिलता है जो बाकी पाकिस्तानी सिटीजन्स को मिलता है। उनको कोई खास सब्सिडी नहीं दी जाती। ऊपर से जो पहले इंडिया के साथ ट्रेड हुआ करता था, वो ट्रेड भी बंद कर दिया गया। जब इंडिया ने धारा 370 हटाई तो पाकिस्तान ने उसे इलीगल बता के और ट्रेड बंद कर दिया। जैसे इंडिया को तो बहुत खास फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसमें पीओके के लोगों को बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ा। जो चीज़ पाकिस्तान में अगर महंगी है और अगर पीओके वाले अफोर्ड भी कर पाए इंडिया से मंगा के, तो वो भी नहीं मंगा सकते। उनको पाकिस्तानी सिटीजन से ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा है। उन्हें कुछ बेचना हो तो वो औने पौने दाम बिकेगा, क्योंकि इंडिया में तो वो बेच नहीं सकते और पाकिस्तान में खरीदने वाला है कौन। अब सिनेरियो एक्चुअल में पाकिस्तान के ये हो चुके हैं कि रिवर्स ऊनो कार्ड खेल दिया गया है। उसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए इन्होंने जब टेरिटरीज को अपने से अलग रखा, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल सही टाइम पे आर्टिकल 370 को हटाया, कश्मीर के एरियाज में तेजी से डेवलपमेंट करी। कश्मीर खैर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो हमेशा से ही था, लेकिन उसे और घुल मिला लिया अपने में। ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंडिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज और कंडीशंस ऐसी थी। इंडिया की इकॉनमी अच्छी खासे लेवल पे ग्रो कर रही है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है और पूरी मेजॉरिटी के साथ है, फोर्सेस पे पूरा कंट्रोल है, पब्लिक सपोर्ट भी है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे बिल्कुल ही रिवर्स कंडीशंस में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश कर रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा ऊपर चढ़ चुकी है। पॉलिटिकल क्राइसिस शायद दुनिया में कोई ही ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसके इतने गंदे पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखे हों। इमरान खान वाला पूरी सिचुएशन अभी हुई थी, इलेक्शंस पता नहीं कैसे कैसे तो हुए हैं, और जैसे जैसे पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई, इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, तो जो पीओके के एरिया के लोग हैं उनका भी सैचुरेशन हिट कर गया। अब इसमें ऑफकोर्स ये बातें तो रोल प्ले करेंगी ही करेंगी कि जब आप अपने बगल के कश्मीर में देखते हो, वहाँ पे हो रहे डेवलपमेंट को देखते हो कि भाई सिनेमा खुल रहे हैं, रोडें बन रही हैं तगड़ी तगड़ी, ब्रिज बन रहे हैं अजीब से, रील में तो बिल्कुल लंदन वाली वाइब आ रही है कई बार। जब ये सारा कुछ होगा तो चीज़ें चेंज तो होंगी ही। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है और क्या इंडिया के साथ मिलने की, मर्जिंग की वहाँ पे मांगे उठ रही हैं। ये सच है कि वहाँ पे कुछ मांगे उठ रही हैं और ये अभी नहीं, कुछ टाइम पहले भी उठ रही थी। जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये मोस्टली सिविल ग्रुप्स चला रहे हैं, सिविल राइट्स ग्रुप, जैसे अवामी एक्शन कमेटी। तो ऐसे ही एक पीओके के एक्टिविस्ट है अमजद अयूब मिर्ज़ा, उन्होंने कुछ स्पीचेस भी दी, कुछ बातें भी की कि ये बहुत ही इमरजेंसी वाला टाइम है जब इंडिया को पीओके के बारे में सोचना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, उसकी आज़ादी के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। और सच्चाई है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और अगर पाकिस्तान ने जल्दी से इस सिचुएशन को बेटर नहीं करा और जो महंगाई बढ़ रही है और लोग पॉलिटिकल क्राइसिस हैं इनको इम्प्रूव नहीं करा, तो जो राजनाथ सिंह ने बात बोली थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसके करीब जाती हुई दिख रही है। पीओके हमारा
था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।